हेलो गाइस, वेलकम टू प्रॉफिट पायोनियर्स। ये स्टॉक मार्केट कोर्स की 7th क्लास है और इस क्लास में हम कुछ बेसिक इकोनॉमिक्स जानेंगे जो हर एक इन्वेस्टर को पता होनी ही चाहिए, जिससे आपका प्रॉफिट और लॉस काफी इफेक्ट होता है। तो इस क्लास को पेशेंसली देखते रहें और हर एक पॉइंट को साथ साथ नोट डाउन करते रहें। लेकिन इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी को भी मार्केट में भगवान मत समझिए। आपको मार्केट में कोई भी, मैं खुद को भी इसमें इंक्लूड करता हूँ, जो आपको कोई टिप या कोई स्टॉक बताता है तो ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, अपनी खुद की रिसर्च कीजिए। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स तो सॉरी बोलकर निकल लेंगे, लेकिन पैसा तो आपका ही जाएगा। तो आज की क्लास इस लिहाज से काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, सभी कंपनीज की परफॉर्मेंस इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट पॉलिसीज और सप्लाई एंड डिमांड पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो इसलिए इन्वेस्टर्स के लिए बेसिक इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इकोनॉमिक्स टर्म्स को और आसान भाषा में समझने के लिए हम इसे दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है माइक्रो और दूसरी है मैक्रो। मैक्रो इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरेस्ट रेट, फॉरेन एक्सचेंज जैसे फैक्टर्स आते हैं, और वही माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लेवल पर फोकस करती है। तो चलिए पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर को समझते हैं। पहला है जीडीपी। जीडीपी जिसकी फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब है हर साल एक देश में कितनी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं। जीडीपी एक देश की इकोनॉमिक हेल्थ का इंडिकेटर है। अगर जीडीपी हर साल कंसिस्टेंटली बढ़ रही है तो ये एक अच्छा साइन है। जीडीपी कैलकुलेशन के लिए फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को ही अकाउंट्स में लिया जाता है, यानी जो प्रोडक्ट्स पूरी तरह से बनकर तैयार हैं उन्हें ही अकाउंट्स में रखा जाएगा, और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को इग्नोर कर दिया जाता है, यानी ऐसे प्रोडक्ट जो अभी आधे ही बने हैं या उन पर अभी कुछ काम होना बाकी है, उन्हें अकाउंट्स में नहीं लिया जाता। और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि डबल काउंटिंग को अवॉइड किया जा सके। जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए बहुत से मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसे प्राइवेट कंजम्पशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डेटा को अकाउंट में लेते हैं। इसलिए जीडीपी का नंबर और ग्रोथ ट्रैक करना एक इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के जीडीपी का डेटा आरबीआई और सेंट्रल बैंक के साथ साथ कई रेटिंग एजेंसीज प्रोवाइड कराती हैं। अगर आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो हमेशा जीडीपी को ट्रैक करते रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है जीडीपी पर कैपिटा। जीडीपी से आपको एक देश की इकोनॉमिक हेल्थ का पता चलता है, लेकिन उससे आपको ये पता नहीं चलता कि उसकी सिटीजन्स की क्या कंडीशन है। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए जीडीपी पर कैपिटा का यूज किया जाता है। अब अगर आपको जीडीपी पर कैपिटा कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आप जीडीपी का जो नंबर है उसको उस कंट्री की टोटल पॉपुलेशन के नंबर से डिवाइड कर इसे निकाल सकते हैं। जीडीपी पर कैपिटा से आपको पता चलता है कि किसी देश का एक नागरिक एक साल में कितना कमा रहा है। गाइस, आप जल्दी से कमेंट कर बताओ कि इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा कितना है। इंडियन स्टॉक मार्केट की सभी कंपनीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट, एग्रीकल्चर कंपनीज, सेकंड, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, थर्ड, सर्विसेज बेस्ड कंपनीज। एग्रीकल्चरल कंपनीज में वो कंपनीज आती हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती हैं, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में वो कंपनीज आती हैं जो गुड्स प्रोड्यूस करती हैं, जैसे एफएमसीजी कंपनीज जो डेली लाइफ में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स बनाती हैं। फार्मा कंपनीज और केमिकल कंपनीज भी इसी कैटेगरी में आती हैं। थर्ड आता है सर्विसेज सेक्टर। इस सेक्टर में ऐसी कंपनीज आती है जो इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जैसे बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, आईटी कंपनीज, ई कॉमर्स कंपनीज और असेट मैनेजमेंट कंपनीज। इन कंपनीज में हाई रिटर्न ऑन इक्विटी और हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। इन कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन भी हाई रहता है और इनके बिजनेसेस में ऑपरेटिंग लेवरेज भी होता है। ये सेक्टर इन्वेस्टर्स का फेवरेट होता है क्योंकि इसमें रिटर्न्स कमाने के लिए ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। इंडियन इकोनॉमी को भी इन्हीं 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया जा सकता है। अब जानते हैं इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई। महंगाई हर साल बढ़ रही है और इसके बढ़ने की स्पीड कुछ ऐसी है, जितना सामान आज आप 500 रुपए में लेकर आओगे, आज से 10 साल बाद उसी सामान के आपको लगभग 1000 रुपए देने पड़ेंगे। महंगाई बढ़ने के बहुत से रीजंस हो सकते हैं, जैसे जियोपॉलिटिकल इश्यूज, डिमांड एंड सप्लाई और वैल्यू ऑफ मनी। गाइस, यहाँ नोट करने वाली बात है, इंडिया का कंफर्टेबल इन्फ्लेशन रेट अकॉर्डिंग टू आरबीआई 4 to 6% है। यानी अगर इंडिया में महंगाई 4 to 6% से बढ़ रही है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्फ्लेशन जब इससे ज्यादा स्पीड से बढ़ता है, प्रॉब्लम्स तब स्टार्ट होती हैं। और ये कब कब बढ़ सकती है? गाइस, इन्फ्लेशन तब बढ़ता है जब डिमांड ज्यादा हो जाती है और सप्लाई कम, और इसमें एक मिसमैच आ जाता है। और ये डिमांड कब बढ़ती है? डिमांड तब बढ़ती है जब लोगों के पास पैसा आ जाता है। जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तो वे नए नए सामान खरीदेंगे और वो उस पैसे को खर्च करेंगे।
तो ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ेगी। जब प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। गाइज, अगर डिमांड बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये ठीक है। लेकिन जब इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो ये किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए एक रेड फ्लैग है, क्योंकि महंगाई बढ़ने से जो जरूरी सामान है उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है और लोग अपनी डेली की जरूरत का सामान भी नहीं खरीद पाते, और अगर ये खरीद भी लेते हैं तो उनके पास एक्स्ट्रा सामान खरीदने के पैसे नहीं बचते, और ये किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए बहुत बुरा है, क्योंकि बाकी की कंपनीज जो डेली यूज का सामान नहीं बनाती उनको सफर करना पड़ता है, और अगर कंपनी सफर करेंगी तो उन्होंने जो लोन बैंक से ले रखा होगा उनको पे करने में बहुत मुश्किलें होंगी, और बहुत सारी कंपनीज तो डिफॉल्ट भी कर सकती हैं, और इससे बैंक तक कोलैप्स हो सकते हैं, और अल्टीमेटली इससे कंट्री को ही नुकसान होता है। अब क्योंकि इस वजह से देश की इकोनॉमी भी कोलैप्स कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए हम जिम्बाब्वे की इकोनॉमी का हाल देख सकते हैं। जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने अपनी मनमर्जी से नोट छापना स्टार्ट कर दिया, जिससे लोगों के पास कुछ ज्यादा ही पैसा आ गया। अब क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई लेकिन सप्लाई तो लिमिटेड ही थी, इससे इन्फ्लेशन इतनी तेजी से बढ़ने लगा कि हर रोज गुड्स के प्राइस दोगुने हो जाया करते। इवन जिम्बाब्वे की हालत ऐसी हो गई कि एक बिस्कुट खरीदने के लिए उनको करोड़ों जिम्बाब्वियन डॉलर देने पड़ते, और इस तरह जिम्बाब्वे की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। इससे हमें ये सीखने को मिलता है इन्फ्लेशन का आउट ऑफ कंट्रोल होना बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन नेगेटिव इन्फ्लेशन या जीरो इन्फ्लेशन भी खराब ही है। इंडिया में इन्फ्लेशन को दो डेटा से मेजर किया जाता है। फर्स्ट CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, सेकंड WPI यानी होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन। अब जानते हैं इन्फ्लेशन खराब होने के कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं। इन्फ्लेशन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही रीजंस की वजह से खराब हो सकता है। इंटरनल रीजंस में सप्लाई और डिमांड जैसे इंटरनल इश्यूज हो सकते हैं, और एक्सटर्नल रीजंस में क्रूड ऑयल की प्राइस का बढ़ना और अदर कंट्रीज की इन्फ्लेशन का खराब होना भी इंडिया की इन्फ्लेशन के खराब होने का कारण बन सकता है। अब क्योंकि हमारी इकोनॉमी ऑयल पर डिपेंडेंट है और हमारे देश को ऑयल बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, तो जब भी ऑयल की प्राइस बढ़ती है तो हमें ऑयल और ज्यादा कॉस्ट पर इंपोर्ट करना पड़ता है, और अगर ऑयल की प्राइस बढ़ती है तो इससे सारे एसेंशियल गुड्स और कमोडिटीज की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। गाइस, मार्केट एक्सपर्ट इन्फ्लेशन और GDP ग्रोथ के डेटा से स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। उनका कहना है कि अगर GDP की ग्रोथ और इन्फ्लेशन के नंबर को ऐड कर दिया जाए तो इससे निफ्टी 50 की ग्रोथ का अंदाजा लगाया जा सकता है। GDP इंडिया की 6% से ग्रो हो रही है, और अगर इन्फ्लेशन को भी 5 या 6% मान लें तो निफ्टी से हम 11 से 12% के रिटर्न्स कमा सकते हैं। अब जानते हैं रिसेशन क्या होता है। रिसेशन का मतलब है जब पूरी इकोनॉमी में एक डाउन टर्न देखने को मिल रहा हो। रिसेशन के पीछे कई रीजंस हो सकते हैं, लेकिन टेक्निकली दो कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में GDP ग्रोथ नेगेटिव होती है तो उसे रिसेशन माना जाता है। रिसेशन का टाइम स्टॉक मार्केट के लिए बहुत बुरा होता है, क्योंकि ऐसे टाइम पर या तो मोस्टली स्टॉक्स के प्राइस में करेक्शन देखने को मिलता है, यानी मोस्टली शेयर्स की प्राइस गिर ही जाती है, या फिर टाइम करेक्शन आता है, यानी मोस्टली स्टॉक्स की प्राइस लंबे टाइम तक बढ़ती ही नहीं है। ये टाइम इंडिविजुअल्स और कंपनीज के लिए भी बहुत अधिक बुरा होता है, क्योंकि ऐसे टाइम में कंपनीज का प्रॉफिट कम होता है। इस वजह से कंपनीज कॉस्ट कटिंग करती हैं, और ऐसे में ही आपको ले ऑफ्स देखने को मिलते हैं, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है और डिमांड भी कम हो जाती है। रिसेशन से बाहर निकलने के लिए गवर्नमेंट को मार्केट में मनी फ्लो बढ़ाना पड़ता है। इसके लिए गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट्स घटाती है, कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, ताकि लोगों के हाथ में पैसा आए और वो पैसा खर्च करें और फिर उससे डिमांड बढ़े। अब जानते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। करंट अकाउंट डेफिसिट तब होता है जब कोई कंट्री अपने एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करने लग जाए। अब क्योंकि सभी कंट्रीज की रिजर्व करेंसी US डॉलर है, तो जब भी कोई कंट्री इंपोर्ट करती है तो उसे US डॉलर पे करने पड़ते हैं, और जब वो एक्सपोर्ट करती है तो वो US डॉलर अर्न करती है। अब अगर कोई कंट्री एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करने लग जाए तो जाहिर है इससे उसका फॉरेक्स रिजर्व कम होगा, और अगर किसी कंट्री का फॉरेक्स रिजर्व कम होगा तो उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस वीक हो जाएंगी। और क्योंकि इंडिया भी एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करता है तो इसलिए इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व भी कम होता रहता है। फिर इंडिया को US डॉलर्स बाय करने पड़ते हैं, जिससे हमारी करेंसी की वैल्यू लगातार कम होती जाती है। इसलिए ज्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ाना किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं हो सकता। गाइस, लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट्स भी स्टॉक मार्केट को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, लेकिन इसके इफेक्ट को जानने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। मान लो कभी इंडिया की इन्फ्लेशन RBI के कंफर्ट जोन 4 to 6% से बाहर चली जाती है, तो अब RBI इन्फ्लेशन को घटाने के लिए
सर्विसेज और प्रोडक्ट्स की डिमांड को कम करना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए आरबीआई रेपो रेट का यूज करता है। तो अब समझते हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। गाइस, सभी कमर्शियल बैंक्स जैसे एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी एक्सेट्रा, इन सभी बैंक्स को रूल के अकॉर्डिंग अपना कुछ पैसा आरबीआई के पास जमा रखना होता है और उस जमा किए गए अमाउंट पर आरबीआई बैंक्स को इंटरेस्ट देता है और आरबीआई द्वारा दिए गए इंटरेस्ट को ही रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। गाइस, सिर्फ बैंक्स ही आरबीआई को पैसा नहीं देते, आरबीआई भी बैंक्स को लोन के रूप में पैसा देता है और क्योंकि बैंक्स आरबीआई से लोन ले रहे हैं तो उन्हें उस लोन पर इंटरेस्ट आरबीआई को पे करना पड़ता है। बैंक्स द्वारा दिए गए उसी इंटरेस्ट को ही रेपो रेट कहते हैं। अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है तो ऐसे में बैंक्स को आरबीआई को और ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और इससे बैंक्स का खर्चा बढ़ जाएगा और अगर बैंक्स का खर्चा बढ़ेगा तो उन्हें भी लोन पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो अपने एक्सपेंसेस को बियर कर सकें। और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इससे जिन लोगों ने लोन ले रखा होगा उनके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे और अगर लोगों के एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो वो कोई भी एक्स्ट्रा सामान खरीद ही नहीं पाएंगे और वे अपने खर्चों में कटौती करेंगे और जब लोग खर्चा कम करेंगे तो डिमांड घट जाएगी और यही तो आरबीआई चाहता है कि डिमांड घटेगी तो महंगाई भी घटेगी। अब इसे दूसरे नजरिए से देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इससे बिजनेस के लिए लोन लेना भी महंगा हो जाएगा। तो ऐसे में जो बिजनेस लोन लेकर खुद को एक्सपेंड करने की सोच रहे होंगे या तो वो लोन लेंगे ही नहीं या फिर बहुत कम लेंगे। तो इससे बिजनेस की ग्रोथ कम होगी और अगर ग्रोथ कम होगी तो इससे भी मार्केट में डिमांड घटेगी और इन्फ्लेशन कम होगा। और अब इसको इन्वेस्टर्स के नजरिए से देखा जाए तो अगर किसी कंपनी की ग्रोथ कम होगी तो वो कंपनी इन्वेस्टर्स को पसंद आएगी ही नहीं। इससे उस कंपनी की स्टॉक की डिमांड कम होगी तो उससे होगा ये कि उसके स्टॉक की प्राइस बहुत तेजी से गिरने लगेगी। इसके अलावा जिन कंपनीज ने पहले से ही लोन ले रखा होगा उनके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे जिससे उन्हें प्रॉफिट कम होगा। अगर प्रॉफिट घटेगा तो भी इन्वेस्टर्स उस स्टॉक में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, जबकि कुछ इन्वेस्टर्स तो उस स्टॉक को सेल भी कर सकते हैं जिससे उसकी डिमांड घटेगी और हमें पता है डिमांड घटेगी तो उसके स्टॉक की प्राइस भी घट जाएगी। कंक्लूजन, अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो इससे डिमांड घट जाती है और इसका स्टॉक मार्केट पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और इसका उल्टा अगर आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो इससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है, लोन रेट्स घट जाते हैं और बिजनेसेस ग्रो करते हैं और इसका स्टॉक मार्केट पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब हम जानेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब है वो बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट इशू करती है। बेसिकली इसमें आप गवर्नमेंट को लोन देते हो और गवर्नमेंट उस लोन पर आपको इंटरेस्ट पे करती है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स सबसे ज्यादा सिक्योर होते हैं। तो चलिए बॉन्ड्स को और अच्छे से समझते हैं। बॉन्ड्स क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं और कैसे हम बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 1, बॉन्ड इन्वेस्टिंग क्या है। जब किन्हीं कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस को पैसों की जरूरत होती है तो वे बैंक से लोन लेती हैं जिसे एक फिक्स टाइम पीरियड में बैंक को इंटरेस्ट के साथ पे करना होता है। लेकिन कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस के पास एक दूसरा ऑप्शन भी होता है, वे जिसमें बैंक से लोन न लेकर पब्लिक से लोन लेती हैं। जब पब्लिक किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को लोन दे तो वो पब्लिक के लिए एक इन्वेस्टमेंट है और इसे ही बॉन्ड इन्वेस्टिंग कहते हैं। बॉन्ड एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है जिसे उसकी मैच्योरिटी कहते हैं। बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के बाद हमें उसकी मैच्योरिटी तक इंटरेस्ट मिलता रहता है जिसे हम बॉन्ड्स का कूपन कहते हैं। जब बॉन्ड्स का टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो इन्वेस्ट किए गए सारे पैसे वापस मिल जाते हैं। नंबर 2, बॉन्ड्स को मैच्योरिटी से पहले सेल कर सकते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, कर सकते हैं। बॉन्ड्स को बॉन्ड्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर मैच्योरिटी से पहले भी बाय और सेल किया जा सकता है, लेकिन उसके सेल करने के बाद हमें इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाता है। चलो अब बॉन्ड्स को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो XYZ लिमिटेड कंपनी है जिसको 5 साल के लिए 100 करोड़ रुपए की जरूरत है और कंपनी ने ये रुपए बॉन्ड्स के थ्रू जुटाने का फैसला लिया है। तो कंपनी ने 10,000 रुपए के 1 लाख यूनिट्स इशू किए हैं, यानी एक यूनिट का प्राइस है 10,000 रुपए और मैच्योरिटी टाइम पीरियड है 5 साल और कंपनी अपने बॉन्ड्स पर 10% का ईयरली इंटरेस्ट दे रही है। कंपनीज अक्सर अपने बॉन्ड्स को छोटे अमाउंट्स की यूनिट पर इसलिए लाती हैं क्योंकि वे यहाँ पब्लिक से पैसे लेना चाहती हैं और अमाउंट कम रखने पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर पाते हैं। हाँ, कंपनीज अपने बॉन्ड्स यूनिट्स का प्राइस कुछ भी रख सकती हैं। अक्सर कंपनियां 10,000, 1 लाख या 10 लाख पर यूनिट के हिसाब से अपने बॉन्ड्स इशू करती हैं। अब अगर XYZ कंपनी लिमिटेड में हमें इन्वेस्ट करना है तो हमें कम से कम 1 यूनिट बाय करनी होगी।
मान लो आज आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और XYZ कंपनी के 10 यूनिट बाय कर लिए। 10% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हमें अगले 5 सालों तक अपने 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 10,000 रुपये सालाना ब्याज मिलता रहेगा। और जब 5 साल बाद बॉन्ड्स की मैच्योरिटी आएगी तो हमें अपने इन्वेस्ट किए गए 1 लाख रुपए भी वापस मिल जाएंगे। हमारा हर बार का इंटरेस्ट पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट में एक फिक्स डेट को आ जाता है। इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती। नंबर 3, बॉन्ड्स कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो बॉन्ड्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कंपनीज बॉन्ड्स, प्राइवेट बॉन्ड्स, मनी बॉन्ड्स और सेविंग बॉन्ड्स। बट इंडिया में 2 तरह के बॉन्ड्स सबसे ज्यादा मेन हैं। नंबर 1 गवर्नमेंट बॉन्ड्स और नंबर 2 कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट भी कई तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए बॉन्ड से पैसे जुटाती है। गवर्नमेंट बॉन्ड को सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है। इसमें हमें FD से थोड़ा ज्यादा रिटर्न देखने को मिलता है। और वहीं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स प्राइवेट कंपनीज के बॉन्ड्स होते हैं जो गवर्नमेंट बॉन्ड के मुकाबले थोड़े रिस्की हैं। इसलिए इन बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट बॉन्ड से थोड़ा ज्यादा होता है। नंबर 4, बॉन्ड्स में कैसे इन्वेस्ट करें? हम बॉन्ड्स में बैंक से ब्रोकर के जरिए आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। गाइस, इस कंसेप्ट को अच्छे से बताने का रीजन है, जब RBI रेपो रेट्स हाई करता है तो इससे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का यील्ड यानी रिटर्न्स बढ़ जाता है। और जब आपको दिखेगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो कि बहुत ज्यादा सिक्योर हैं, इवन हमें तो लगता है वो बैंक से भी ज्यादा सिक्योर हैं। अगर बॉन्ड से हमें बैंक्स FD से ज्यादा रिटर्न्स मिलता है तो ऐसे में मोस्टली लोग बैंक से पैसा निकाल कर बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। और बैंक ऐसा कभी नहीं चाहेगा, तो इसलिए मजबूरन बैंक्स को FD रेट्स बढ़ाने होंगे। और अब जब बैंक्स FD रेट्स बढ़ा देगा तो फिर से लोग FD में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। और जब लोग FD में पैसा रखेंगे तो लोगों के पास पैसा कम होगा, इससे भी डिमांड कम होगी। यानी अगर RBI रेपो रेट्स बढ़ाता है तो इससे डिमांड घटती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है। लेकिन स्टॉक मार्केट के लिए ये एक नेगेटिव न्यूज है। गाइस, जब हाल ही में इजराइल पर टेररिस्ट अटैक हुआ और उसके काउंटर में इजराइल ने वॉर स्टार्ट की तो शेयर प्राइस 7 to 8% गिर गए। ऐसा क्यों हुआ, चलो समझते हैं। शेयर मार्केट में 3 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। फर्स्ट, रिटेल इन्वेस्टर्स, इसमें नॉर्मल पब्लिक आती है जैसे हम और आप। सेकंड, DIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इसमें हमारी कंट्री की म्यूचुअल फंड कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज और असेट मैनेजमेंट कंपनीज आती हैं। थर्ड, FIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अगर फॉरेन की कोई कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करे तो उसे FIs कहा जाता है। और इंडिया के शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं FIs का ही लगा हुआ है और यही लोग मार्केट की डायरेक्शन तय करते हैं। अगर FIs मार्केट से पैसा निकाल लेते हैं और सेलिंग करते हैं, इससे मार्केट गिरता है। और अगर FIs इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो इससे मार्केट बढ़ता है। तो अब वापस उसी सवाल पर आते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट उस इवेंट पर क्यों गिरा? इस वॉर में US से खुलकर इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, जिस वजह से मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई है। दूसरा, इंडियन रुपीस की वैल्यू US डॉलर के कंपैरिजन में घट रही है। थर्ड, US के गवर्नमेंट बॉन्ड्स की यील्ड बढ़ी हुई है। तो इस केस में US का कोई इन्वेस्टर जो इंडिया में 10% के रिटर्न्स बना रहा है, उसे 2-3% के डेप्रिसिएशन के बाद 7 से 8% का रिटर्न ही मिलता है। तो ऐसे में अगर उसे अपने देश से ही गवर्नमेंट बॉन्ड्स के थ्रू ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा हो तो वो फिर इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल कर वहीं इन्वेस्ट कर देगा। तो इस तरह से भी इसका इंडियन स्टॉक मार्केट पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। गाइस, अगर इन्फ्लेशन का इशू सिर्फ इंडिया में ही है तो इसका इम्पैक्ट तो इंडियन स्टॉक मार्केट पर पड़ता ही है। लेकिन अगर US या यूरोप में भी इन्फ्लेशन का कोई इशू है तो इसका इम्पैक्ट भी इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिलता है। और सिर्फ इन्फ्लेशन ही नहीं, अगर इन कंट्रीज में कोई बैड न्यूज है जैसे टेररिस्ट अटैक, तो इसका इम्पैक्ट भी इंडियन शेयर मार्केट में दिखेगा। आई होप गाइस मैं इन इकोनॉमिक्स को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ। अगर फिर भी आपको इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं, हम आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर बताएं।